सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पीड की। कॉन्सेप्ट्स लोग क्लियर कर लेते हैं कि तो स्पीड के लिए अब बात आती है कि हमें मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की प्रिपरेशन में जुट चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बैंकिंग का एग्जाम आएगा वो आएगा आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का। तो उसके लिए आपको अभी से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही साथ में लेके चलना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको किस तरह से प्रीलिम्स के लिए अप्रोच करना है, सो दैट आपका कोई भी चांस, कोई भी पेपर इस बार मिस ना हो। ठीक है। सो हमारे प्रीलिम्स में सबसे पहले दो ही सेक्शंस आते हैं आरआरबी के एग्जाम में, जो है फर्स्ट है रीजनिंग एंड सेकंड है क्वांट्स। ठीक है। तो आपको रीजनिंग और क्वांट को बहुत 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 अच्छे से करना होगा। यहाँ पे आपको मिलते हैं 40 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट। अब यहाँ पे हमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलती है जैसे हमें बाकी एग्जाम्स में लाइक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में हमें सेक्शनल टाइमिंग मिलती है। यहाँ पे हमें कंपोजिट टाइमिंग मिलती है ऑफ 45 मिनट्स। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से मॉक देना है ना, मॉक की प्रैक्टिस हमें किस तरह से करनी है, और जिस तरह से हम मॉक देंगे ना उसी तरह से हम एग्जाम में भी अप्रोच करेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने भी फॉलो की थी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही थी 2021 से। 2021 में तो मैंने आरआरबी क्लर्क दिया ही नहीं था, 22 में भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, 23 में क्लियर हुआ। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे क्वांट में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। अब उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके टॉपिक वाइज हमें सारे ही टॉपिक क्लियर करने हैं। ठीक है, सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। और रीजनिंग में अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। हमारे पास ऐसा नहीं है कि मेरी रीजनिंग अच्छी है, मैं पहले ये अटेम्प्ट कर लूंगा सारे 40 क्वेश्चन, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन क्वांट के कर दूंगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमें दोनों ही सेक्शंस को लेकर साथ में स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। पहले काम चल जाता था जब वैकेंसीज अच्छी आती थी कि आपका एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कर लोगे, लेकिन अब आपको दोनों ही सेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग बना के चलने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई शिफ्ट में रीजनिंग टफ आ जाती है तो हमें क्वांट पे ही पूरा डिपेंड होके अपना पेपर देना पड़ता है। ठीक है। और कभी क्वांट टफ आ जाती है तो हमें रीजनिंग पे ही अपना पूरा पेपर मतलब देना पड़ता है, पूरा स्कोरिंग हमें रीजनिंग ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें दोनों को ही लेके चलना है, एक को भी हम नहीं छोड़ सकते कि इसको थोड़ा सा वीक होगा तो चल जाएगा या फिर ये थोड़ी सी वीक होगी तो चल जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज फटाफट सारी चीजें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, क्योंकि अगर पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ तो टॉपिक्स क्लियर होंगे ही एंड कुछ में दिक्कत होगी। तो अगर जिन जिन टॉपिक्स में दिक्कत है, सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है इसके क्वांट्स के, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसमें। और ये वाले ही जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर 50% ही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फंसोगे, है ना। तो ये चीज 50% वाली में तो फंसाने वाली ही होती है। और अगर आपके पूरे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको स्किप ही करते हो, लेकिन वो सच में स्कोरिंग ही टॉपिक है, उसका बहुत जल्दी आंसर भी आ जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में, वो भी आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में तो बहुत ईजी सा ही क्वेश्चन आता है उसका, तो कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, सारे ही टॉपिक हमें करने हैं। ठीक है। अब आती है कि हमारी स्पीड नहीं आ रही। स्पीड सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पीड की। कॉन्सेप्ट्स लोग बात क्लियर कर लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में बात आती है स्पीड की। तो स्पीड के लिए सिर्फ मॉक ही सफिशिएंट नहीं है। स्पीड के लिए आपको क्या करना है, बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पजल में स्पीड नहीं आ रही है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड नहीं आ रही है तो 25 डेली करो। जैसे 25 पजल सॉल्व करो और 25 ही सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो। ठीक है। और अगर किसी एक स्पेसिफिक पजल में, टॉपिक में आपको दिक्कत है तो उस टॉपिक के सारे ही 25 एक साथ करो, तो आपको समझ में आ जाएगा हमें किस तरह से अप्रोच करना है सोल्यूशन। ठीक है, जब हम सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसे ही अगर सिटिंग अरेंजमेंट में आ रही है तो भी, क्योंकि ये सारी दिक्कत आ रही थी मुझे भी, है ना। जब मैं मॉक देती थी, कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर थे तो मैं मॉक देती थी तो मेरा नहीं होता था, तो मैं 25 डेली करती थी। जैसे मुझे आती थी वेकेंट वाले में मैं फंस जाती थी, या फिर जब दोनों सिटिंग अरेंजमेंट में दोनों ही डायरेक्शन आती है ना, इनसाइड आउटसाइड, उसमें भी फंस जाती थी। तो क्या करती थी, 25 क्वेश्चन उसके रोज करती थी, है ना। तो उससे क्या पता चल गया कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है उस चीज को। तो यहाँ से वो आपकी जो स्पीड वाली दिक्कत है ना, वो खत्म हो जाएगी। प्लस अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी अपने आप ही आने लगेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगी एक्यूरेसी। तो जब आप ये चीजें सॉल्व करोगे पीडीएफ से तो आराम से भी करोगे। मॉक में क्या होता है, जल्दी करते हैं। ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी, इन चीजों की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। सेम क्वांट के लिए भी है। ठीक है। क्वांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले भी, है ना, सबसे पहली चीज जो होती है ना क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होती है आपकी कैलकुलेशन स्पीड।
ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड अगर नहीं है ना तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारी डीआई सॉल्व करना सीख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है ना तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, सारी डीआई आपको कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। तो कैलकुलेशन स्पीड जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये सब नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वांट में किस पे वर्क करना है, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ अर्थमेटिक के, उसके साथ में कैलकुलेशन डेली करो, कम से कम 1 घंटे बैठ के अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अपने आप कैलकुलेशन करो। या फिर एक ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, मैं ढूंढ के उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पे जैसे कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उससे आपकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। क्या करना है हमें, रीजनिंग के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्वांट के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। क्वांट के लिए आपको कैलकुलेशन स्पीड साथ में लेके चलनी है, आज से ही करना शुरू कर देना। कैलकुलेशन की स्पीड कम से कम 50 पेज डेली भरना कैलकुलेशन के, ठीक है। 1 हफ्ते में देखोगे कैलकुलेशन बहुत बिंदास हो जाएगी। और अगर जैसे एक इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, अगर ऐप से नहीं करना चाहते हो ना तो क्या करो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस बल्क में सॉल्व करो, ठीक है। तो वहां पे भी आप लोग ना क्या कर रहे होगे, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस डेली सॉल्व करोगे, वहां पे भी आप लोग क्या कर रहे होगे, कैलकुलेशन ही कर रहे होगे। तो उससे भी आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन की स्पीड जब इंप्रूव होगी ना, आप देखोगे आपको ओवरऑल आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी और आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये जब प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की तो फिर आपकी गलती भी नहीं होगी, ठीक है, एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें अपनी इंप्रूव करनी है। साथ में क्या करना है, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आरआरबी, पीओ और क्लर्क के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना तुरंत आपका आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर वहां पे ना इंग्लिश वीक हो जाती है तब तक, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम खत्म होगा अगस्त तक और फिर इसका भी मेंस आने लगेगा आपका। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं छोड़नी है। इंग्लिश का डेली कोई सेक्शनल या फिर टेलीग्राम पे क्विज उसको साथ में करना है, ठीक है। इंग्लिश बिल्कुल नहीं छोड़ के चलनी है, ये बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि इंग्लिश को छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है। तो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक डेली देके चलना, या फिर टेलीग्राम पे क्विजेस लगाते चलना, या फिर कोई भी यूट्यूब पे मैराथन कर लेना, जो भी है, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, आरसी करते रहना। तो ये सब चीजें करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात। अब बात आती है कि हमें मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो मॉक की स्ट्रेटेजी देखो पहले। तो मॉक हमें किस तरह से देना है, मॉक हमें देना है सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग टाइम नहीं दिया होता तो इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरा रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं इसको 23 मिनट्स दूंगा, और मेरा क्वांट थोड़ा सा वीक है तो इसको 22 मिनट्स दूंगा, या फिर यहाँ पे 23 देते हैं ना, तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो कभी वर्क करती नहीं है। 23 की जगह यहाँ पे 25 ही हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट ही बचते हैं। और इस केस में पता है कभी कभी तो हो जाता है तुक्का फिट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रीजनिंग टफ आई हुई होती है और क्वांट इजी आई हुई होती है। तो रीजनिंग में तो फर्स्ट यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो नहीं पाते, और क्वांट फिर हम देखते हैं खोल के तो अच्छा इतनी ईजी आई थी, यहाँ तो हम पूरे सारे से क्वेश्चन बना लेते हैं 40 के 40 या फिर 35 की लाइन में। पर फिर क्या होता है, टाइम बचता नहीं है यहाँ पे, और फिर हो जाती है हमारे अटेम्प्ट्स कम और हो जाता है पेपर खराब, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। यहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मॉक में ही देखना। आप मॉक में एक बार इंप्लीमेंट करोगे ना इसको, आपको भी लगेगा कि हाँ ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, फॉलो करनी चाहिए। अपने हिसाब से देखना, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने किया था। मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद में ये वाली स्ट्रेटेजी पे वर्क करना शुरू किया था जब लास्ट ईयर मेरा आईबीपीएस क्लर्क का ही रिजल्ट था, पीओ का तो नहीं था, जब 23 की बात कर रही हूँ, अप्रैल की। तो तब उसके बाद में मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद में शुरू किया था ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे उसके बाद मैंने ये चीज़ करनी शुरू की थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको टाइम मैनेज कैसे करके चलना है, मॉक में ही करके देखना। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में करना, मॉक में करके देखना, 1-2 मॉक में आपको अगर इंप्रूवमेंट दिखे ये सब चीजें करने के बाद, तो अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है ना तो फॉलो करना, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि मैंने क्या चीजें की थी कि आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई कर सकूँ। चलो अब देखो हमें टाइम कैसे मैनेज करके चलना है मॉक में। ये हो गया हमारा 45 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको 20 मिनट्स देने हैं पहले, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही पहले सारे क्वेश्चंस देख लो, आपको 20 मिनट्स देने हैं जो भी सेक्शन आपका स्ट्रांग है उसको, ठीक है। उसके बाद आपको 20 मिनट्स देने हैं जो भी सेक्शन आपका इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है उसको। मान लो आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, बहुत सारे लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग होता है ज़्यादातर, और फिर क्वांट आपका ये, ठीक है। 20 मिनट आप इसको दोगे और 20 मिनट ही आप इसको दोगे। अब जो आपको 5 मिनट बचेंगे ना, यहाँ पे आप जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है उनको भी मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। कि मैं देखूंगा, जैसे वो होते हैं ना जिनमें 1 मिनट लग जाता है लेकिन वो सिंगल ही क्वेश्चन होता है, जैसे पेयरिंग वाला जो होता है, ठीक है, पेयर वाला जो होता है, या फिर वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है ना, या फिर एक वो होता है जिसमें डायरेक्शंस गिवन होती हैं कि ये वर्ड है, इसमें से ऑड को ऑड नहीं, वर्ड है तो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल होंगे, कॉन्सोनेंट्स को +1 कर दिया, वॉवल को -1, तो वो 1 मिनट लग जाता है। उनको मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलो, है ना, उनको बनाओ मत उस टाइम पे, सिर्फ सिलॉक्स, इनइक्वालिटी इनको बनाओ, जो स्कोरिंग है पहले आपका अपने को सेफ लेके चलो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 20 मिनट इसको देने, 20 मिनट बाद तुरंत स्विच कर लेना। ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे ना तो 20 मिनट में आपके पजल, सेटिंग अरेंजमेंट ये ज्यादातर बन चुके होंगे, ठीक है। अब जब आप इस पे आओगे, इस पे सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो,
DIR या DI करते जाओ, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ढूंढो, है ना। अर्थमेटिक को मार्क फॉर रिव्यू करो, अर्थमेटिक को मार्क फॉर रिव्यू करो और बाकी सारी चीजें करते जाओ। मिसिंग नंबर सीरीज आई है तो करो उसको, ठीक है। रॉन्ग नंबर आई है और थोड़ा सा लग रहा है टफ है, मतलब देखते से समझ गए ना, नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करने का यही तरीका होता है, चाहे मिसिंग हो चाहे रॉन्ग हो। अगर आपको देखते से नहीं बिल्कुल भी पता चल रहा है, उसमें दो ज्यादातर 5 सेकंड दो, 5 से 7 सेकंड दो बस, है ना। आपको अगर देखते से, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करके आओगे और देखते से नहीं समझ आ रही तो फंसाएगी, टाइम खाएगी, ठीक है। नहीं करना अभी हमें ये 5 मिनट किस लिए है, इसके लिए कि हम पहले सारे क्वेश्चन देख लें, कुछ ऐसा ना छूट जाए जो बाकी लोग स्कोर कर जाए और हमारा रह जाए। ऐसा नहीं छूटना चाहिए कुछ भी एग्जाम में, है ना। उसी की वजह से तो रह जाते हैं, उसी की वजह से रह जाते हैं जो लोग बाकी क्वेश्चंस को देख के, जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, जो 5 मिनट बचे हैं बाद में, अब ये कंपेयर करो कि जो इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो जल्दी हो जाएंगे कि इसके क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो जल्दी हो जाएंगे। जैसे ब्लड रिलेशन मान लो छोड़ के चल दिए तुम, ठीक है, या फिर मान लो कि वो जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वो भी छोड़ के चल दिए, तो अब देखो कि इसके क्वेश्चन जल्दी बना सकते हो कि इसके जल्दी बना सकते हो। तो वो चीजें आपको ऐसे कंपेरिजन करके चलना है, ठीक है। ये मैं पीओ के लिए बोल रही हूँ, इतने क्वेश्चन पीओ में छोड़ने होते हैं। क्लर्क में तो ईजी आते हैं तो बनाते हुए चलते चले जाओगे, है ना। क्लर्क में सिर्फ आप यहाँ पे ब्लड रिलेशन छोड़ देना, क्योंकि ब्लड रिलेशन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एग्जाम में, कह सकते हैं एग्जाम के प्रेशर में, या फिर वो थोड़ी सी वो लैंग्वेज घुमा फिरा के देते हैं, नहीं समझ में आता, कनेक्ट नहीं हो पाता वो लास्ट में, तो वर्ड इसकी ब्लड रिलेशन की वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर ना तो वो बनता है ना बाकी कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस वाले बन पाते हैं, लास्ट में ये रह जाते हैं, ठीक है। और इसमें फिर कंपेयर करो, उसके बाद में इन 5 मिनट को इन्वेस्ट करो वाइजली, के सोचने के बाद कि मैं इसके वाले उठाऊं या इसके वाले उठाऊं, या फिर कुछ इसके उठाऊं इसके उठाऊं। तो वो चीजें जब मॉक में इंप्लीमेंट करोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर 5 मिनट ही पूरे ही खराब कर दिए, ये भी नहीं करना। तो मॉक में करो पहले, कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। और ये चीजें इंप्रूव करने के बाद में मॉक दो, और इस तरह से दो, एक मॉक दो, नहीं इंप्लीमेंट कर पाओ दूसरा दो अच्छे से। जब आपको लगे कि हाँ मैंने करी इंप्रूव, ये वाली इंप्लीमेंट करी और फिर भी नहीं दिख रहा कुछ, तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी जो करते थे वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर RRB एंड क्लर्क। ये प्रीलिम्स की थी, मेंस की भी मैं लेके आऊंगी। So for that, stay tuned to my channel, and if you have not subscribed yet, subscribe to my channel, and thanks for watching. Have a nice day. Bye.